नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी की भर्ती जो सीजीएल 2024 थी वो खासी विवादों में अभी तक घिरी हुई रही है। और दोस्तों, इसको लेके कैंडिडेट्स और टीचर्स अब एक साथ यहाँ पे एक महा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, क्या उस महा आंदोलन में चीजें होने वाली हैं और किस तरीके से कैंडिडेट्स को उसमें पार्टिसिपेट करना है और कौन कौन सी मांगों को लेके ये महा आंदोलन किया जा रहा है, तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 शुरू से ही विवादों में घिरी हुई रही है। जब इसका टीयर 1 का रिजल्ट आया था तब भी खासा यहाँ पे विवाद हुआ था। और दोस्तों, जब टीयर 2 का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है उसमें भी खासी गड़बड़ियां भी यहाँ पे हैं और खासा विवाद भी यहाँ पे उत्पन्न हो चुका है। तो दोस्तों, ये चीजें आगे की आने वाली भर्तियों में ना हो उसके लिए एसएससी के खिलाफ ये आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैंडिडेट्स और टीचर्स ने सबने मिलकर यह फैसला लिया है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमें एक साथ आना होगा और एसएससी के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अदरवाइज आवाज नहीं उठाई जाती है तो ये चीजें आगे इसी तरीके से एसएससी करता रहेगा और हर साल मेहनत करने वाला कैंडिडेट भर्तियों से बाहर होता रहेगा। तो इसके लिए यहां पे कुछ मांगे कैंडिडेट्स की एसएससी से रखी गई हैं। तो क्या मांगे वहां पे होने वाली हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली मांग कि एसएससी की जो भी भर्ती है, हम सीजीएल भर्ती की बात कर लेते हैं कि एसएससी अभी क्या करता है। सीजीएल भर्ती में एसएससी एग्जाम के बाद में एसएससी इसका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जारी कर देता है। तो दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म यहां पे जारी करने के बाद में एसएससी यहां पे फाइनल आंसर की ना स्कोर कार्ड जारी करता है और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जारी कर देता है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में सभी पोस्ट को वहां पे फिल कर देते हैं। जो उनको चाहिए नहीं होती है उस पोस्ट को भी वो कैंडिडेट फिल कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जब वह कैंडिडेट फाइनल स्कोर कार्ड आने के बाद में यदि कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स हैं और यदि उसने वो पोस्ट भी वहां पे फिल की है जो उसको नहीं चाहिए होती है और उसको एक करेक्ट ऑर्डर में सेट नहीं किया होता है, तो दोस्तों उस पोस्ट के लिए कट ऑफ काफी ज्यादा हाई चली जाती है। जिससे कि एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास में किसी भी तरीके की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो वो कैंडिडेट उस पोस्ट से भी वंचित रह जाता है और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उस पोस्ट पे ज्वाइनिंग भी नहीं लेता है और पोस्ट वहां पे वैकेंट चली जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली मांग एसएससी से यही है कि सबसे पहले तो आप फाइनल आंसर की जारी कीजिए एग्जाम होने के बाद में। फाइनल आंसर की के बाद में आप स्कोर कार्ड जारी कीजिए। स्कोर कार्ड जारी होने के बाद में आप एक बार कैंडिडेट्स का डीवी कंडक्ट करवा लीजिए, जिससे कि जो कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा उसी को ही आप शॉर्टलिस्ट करें। अदरवाइज कोई कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है उसे आप वहीं से बाहर कर दीजिए, क्योंकि एसएससी वेटिंग लिस्ट नहीं लाता है। तो वेटिंग लिस्ट नहीं लाने की वजह से ऐसी चीजें होती हैं कि जब एक गुना कैंडिडेट यहां पे वैकेंसीज के बराबर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया जाता है फाइनल लिस्ट में, तो वहां पे कई सारे कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी डिस्क्वालीफाइड किए जाता है। तो वो पोस्ट आगे तक वैकेंट चली जाती है और वो पोस्ट पूरी साल के लिए वैकेंट जाने वाली है। तो इससे अच्छा आप पहले ही एक डीवी आयोजित करवा लीजिए, जिससे कि ऐसे कैंडिडेट्स की छटनी वहां पे हो सके। और दोस्तों, डीवी आयोजित होने के बाद में फिर आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जारी कीजिए और उसके बाद में आप फाइनल रिजल्ट जारी करें और फिर उसके बाद में आप एक फाइनल डीवी आयोजित करवा लें। इससे क्या होगा कि इस तरीके से जो सीट्स हर साल एसएससी की तमाम भर्तियों में बर्बाद होती हैं वो होने से बचेंगी और कैंडिडेट्स जो किसी पोस्ट पे ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते हैं वो पोस्ट वहां पे वैकेंट नहीं जाएंगी। एक जो योग्य कैंडिडेट और जिसको उस पोस्ट की जरूरत है उस कैंडिडेट को वो पोस्ट मिल पाएगी। तो सबसे पहली मांग तो एसएससी से यही है कैंडिडेट्स की कि आप फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड पहले जारी करें फाइनल रिजल्ट के। फिर दोस्तों, सेकंड मांग यहां पे एसएससी से क्या होनी चाहिए कि सेकंड मांग में जो सीजीएल एग्जाम है उसका जो टीयर 2 आप आयोजित करवाते हो उसको आप सिंगल शिफ्ट में रखें, क्योंकि एसएससी के पास अच्छी खासी संख्या में जो रिसोर्सेज हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख कैंडिडेट्स का जो टीयर 2 है वो एक दिन में कंडक्ट नहीं करवा सकते। आप करवा सकते हैं यदि आप चाहें
तो इससे होगा क्या, जब सीजीएल टीयर 2 एक ही शिफ्ट में कंडक्ट होगा तो यहां से जो नॉर्मलाइजेशन का जो लफड़ा है वो यहां से समाप्त हो जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जिस तरीके से अनफेयर एडवांटेज कैंडिडेट्स को दिया जाता है वो देना बंद हो जाएगा। तो यहां पे ये सभी कैंडिडेट्स के लिए अच्छा रहेगा कि उनका सिलेक्शन उनकी किस्मत के भरोसे नहीं, उनकी मेहनत के भरोसे होगा। क्योंकि 2 शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तो कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता है कि उसका एग्जाम इजी शिफ्ट में होने वाला है या फिर उसका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में होने वाला है। तो इससे नुकसान कैंडिडेट को ही होता है, क्योंकि उसका सिलेक्शन फिर किस्मत भरोसे हो जाता है। क्योंकि यहां पे जो कैंडिडेट 300 नंबर ले आता है वो यहां के कैंडिडेट के 340 नंबर के बराबर हो जाता है। तो 340 नंबर लाने का कैंडिडेट्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता जब 300 नंबर वाला कैंडिडेट वहां पे सेलेक्ट होता है। तो इससे स्टूडेंट्स को खासी यहां पे मुसीबतें हो जाती हैं। तो इससे बढ़िया है आप यहां पे जो टीयर 2 कंडक्ट करवाते हैं तो उसको आप सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट करवाइए, जिससे कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल होता है उससे यहां पे बचा जा सके। फिर यहां पे तीसरी मांग एसएससी के समक्ष है कि आपका जो पेपर है उसका लेवल आप मेंटेन कीजिए, पेपर का स्टैंडर्ड आप रखिए, जिस भर्ती का वो पेपर है उसी के अनुसार आप पेपर दीजिए। जैसा कि एमटीएस भर्ती के लिए यदि आप पेपर दे रहे हो तो दोस्तों वहां पे योग्यता 10th पास रखी जाती है, तो वहां उसी तरीके के आप क्वेश्चंस दीजिए। फिर सीएचएसएल भर्ती होती है वो आपकी 12th लेवल पे होती है, तो वहां पे आप उसी तरीके का पेपर सेट कीजिए। फिर सीजीएल की जो भर्ती होती है तो सीजीएल की भर्ती स्नातक स्तर पे होती है, तो दोस्तों वहां पे एसएससी को जो पेपर देना चाहिए वो स्नातक स्तर का ही देना चाहिए। ये नहीं कि आप एमटीएस के क्वेश्चंस उठा के सीजीएल में डाल देते हो, क्योंकि हर साल ये देखने को मिलता है कि जो कैंडिडेट पूरी साल मेहनत करता है तो उस कैंडिडेट के लिए वो कैंडिडेट पेपर में सिर्फ जो पूरी साल मेहनत नहीं करने वाले कैंडिडेट हैं उससे सिर्फ 2 से 5 नंबर ही ज्यादा स्कोर कर पा रहा है। तो ये सब चीजें होती है पेपर का लेवल मेंटेन नहीं होने की वजह से। इससे जो योग्य और अयोग्य कैंडिडेट हैं उनके बीच में डिफरेंस करना खासा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पेपर का लेवल एसएससी को यहां पे सुधारना चाहिए कि आप जिस भर्ती का पेपर वहां पे कंडक्ट करवा रहे हो एटलीस्ट उसका लेवल उसकी शैक्षणिक योग्यता के बराबर होना चाहिए। तो पेपर का लेवल यहां पे एसएससी को मेंटेन करना चाहिए कि आप किस एग्जाम का यहां पे पेपर कंडक्ट करवा रहे हो उसी के अनुसार उसका डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए, और पेपर का लेवल आपको बिल्कुल भी गिराना नहीं चाहिए। इससे यहां पे जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो मेहनत होती है उसका उनको उचित जो परिणाम है वो नहीं मिल पाता है। इसके बाद में चौथी और अंतिम मांग जो कैंडिडेट्स की एसएससी के समक्ष है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपको सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स एसएससी के ऐसे देखे गए हैं जो काफी बदहाल स्थिति में हैं, जो एग्जाम देने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत सारी अव्यवस्थाएं वहां पे कैंडिडेट्स को देखने को मिलती हैं। बार बार वहां आपके सिस्टम बंद हो जाते हैं, और सिस्टम बंद होने के साथ में वहां पे खासी मुश्किलों का सामना यहाँ पे कैंडिडेट्स को करना पड़ता है। क्योंकि जैसा कि सीएचएसएल भर्ती में भी देखा गया था, इस बार सीएचएसएल भर्ती में जब टीयर 2 कंडक्ट करवाया गया था तो उसमें टाइपिंग में काफी ज्यादा इश्यूज आए थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा था उन सेंटर्स का। वहां पे टाइपिंग टेस्ट में कीबोर्ड बीच में बंद हो गए। अब आप जानते हो 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, उसमें जो रिदम बनता है स्टार्टिंग में कैंडिडेट्स को स्लो टाइपिंग करनी होती है, क्योंकि 3 से 4 मिनट तक तो कैंडिडेट का हाथ कीबोर्ड पे सेट होता है, उसके बाद में ही कैंडिडेट अपनी स्पीड को इंक्रीज कर पाता है। लेकिन सीएचएसएल भर्ती 2024 में हुआ क्या था कि जो टाइपिंग टेस्ट चल रहा था उसमें काफी सारे सेंटर्स पे ऐसी यहां पे दिक्कतें देखी गई थी कि टाइपिंग टेस्ट जब चल रहा था तो टाइपिंग टेस्ट के 5 मिनट बाद ही सिस्टम ऑफ हो गया था अपने आप ही। तो सिस्टम ऑफ होने की वजह से जब टाइपिंग टेस्ट दोबारा से उन कैंडिडेट्स को नया सिस्टम अलॉट करवाया गया या फिर उनके सिस्टम को दोबारा से रिस्टार्ट किया गया, तो टाइपिंग टेस्ट तो आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आपने पीछे छोड़ा है, तो उसमें कैंडिडेट्स का रिदम टूट जाता है और फिर कैंडिडेट्स टाइपिंग में काफी ज्यादा डिस्क्वालीफाई हुए थे। और एग्जाम्स में भी यही देखने को मिलता है कि कहीं पे कीबोर्ड खराब है, कहीं पे माउस खराब है, कहीं पे स्क्रीन ठीक से नहीं वर्क कर रहा है सिस्टम्स का। तो ये चीजें काफी यहां पे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कैंडिडेट्स को। तो एसएससी को चाहिए कि इस तरीके के जितने भी सेंटर्स हैं और जिस पे भी जो सेंटर्स पे इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो या तो उनको आप ब्लॉक कीजिए,
उनकी जगह आप नए जो सेंटर्स हैं, जो वेल मेंटेन्ड सेंटर्स हैं, उन पे ही आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए, जिससे कि एक फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो सके। और यहां पे एसएससी एमटीएस भर्ती में भी देखा गया था, जो पूर्णिया में जो सेंटर थे उन पे काफी ज्यादा धांधलियां पाई गई थी, और उसके बाद में जब वहां पे छापेमारी की गई थी तो उसमें उन जो सेंटर्स के मालिक थे वो फरार हो गए थे, और उनके मास्टरमाइंड भी फरार हो गए थे, और वहां पे कुछ एक गिरफ्तारियां हुई थी। उसके बाद में भी जब रेलवे का यहां पे एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, एएलपी सीबीटी 2 की हम बात कर रहे हैं, तो एएलपी सीबीटी 2 जब कंडक्ट करवाया जा रहा था तो इस तरीके की चीजें वहां पे फिर से देखने को मिली थी। तो यहां पे रेलवे ने अपने एग्जाम को कैंसिल कर दिया था पूरी तरीके से। तो ऐसे जो सेंटर्स हैं उनमें आप कड़ा एक्शन उनके अगेंस्ट लीजिए, उन सेंटर्स को आप ब्लॉक कीजिए। यदि एक डिस्ट्रिक्ट में एक भी सेंटर ऐसा पाया जाता है जिस तरीके की यहां पे संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, तो उस जिले में आप सेंटर दीजिए ही मत। भले ही कैंडिडेट 250 किलोमीटर दूर भले ही कैंडिडेट्स को 250 किलोमीटर दूर जाना पड़े एग्जाम देने के लिए, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम तो फेयर तरीके से होना चाहिए। यहां पे जो कैंडिडेट्स 250 किलोमीटर यहां पे जा सकते हैं इजीली कैंडिडेट्स, लेकिन जिस तरीके से आप उन सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हो लेकिन वहां पे धांधलियां हो जाती है, तो वो कैंडिडेट के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ जाती हैं। तो इन चीजों में सुधार एसएससी से यहां पे सुधार की अपेक्षा हम लोग करते हैं, जिससे कि आने वाली जो भी भर्तियां हैं एसएससी की, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस की भर्ती हो, तो इस तरीके की जितनी भी भर्तियां यहां पे एसएससी कंडक्ट करवाता है तो उनमें एक पारदर्शिता यहां पे दिखनी चाहिए, और मेहनत करने वाले कैंडिडेट से फाइनल सेलेक्ट होने चाहिए। तो ये एसएससी से हमारी मांगे हैं। अब दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, और ये सभी कैंडिडेट के लिए आवश्यक है, जो कैंडिडेट अभी एसएससी की तैयारी करना शुरू किए हैं, जो कैंडिडेट जो 2025 की एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस महाआंदोलन में भाग लें, और ज्यादा से ज्यादा यहां पे जितना आप इस महाआंदोलन में भाग लोगे उतना ये महाआंदोलन सफल होगा, और एसएससी तक हमारी आवाजें पहुंचेंगी, और एसएससी इन मामलों में सुधार करेगा, क्योंकि ये चीजें आप ही के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और स्टूडेंट्स को इस लड़ाई में साथ आना ही होगा, क्योंकि ये लड़ाई आपके अधिकारों की है, और आपके अधिकार की लड़ाई के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, बाकी और कोई इस लड़ाई में आपके साथ नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो दोस्तों 1 अप्रैल सुबह 10 बजे से एक ट्विटर कैंपेन यहां पे आयोजित करवाया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में। तो दोस्तों जिसका हैशटैग रहने वाला है #SSC रिफॉर्म्स 2025। तो दोस्तों ये इसका हैशटैग रहने वाला है, कोई भी अलग हैशटैग नहीं है, सिर्फ यही हैशटैग रहने वाला है। तो इसको आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडिंग में रखना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको ट्वीट करना है इसके ऊपर, और इसको आपको ट्रेंडिंग में बरकरार रखना है पूरे दिन। तो जितनी ज्यादा संख्या में आप ट्वीट करोगे तो दोस्तों आपकी आवाज उतनी ज्यादा बुलंद होगी, और उतनी ही आपकी बातें आगे तक पहुंचेंगी, सरकार की नजर में भी आपका मुद्दा आएगा, और एसएससी भी इस बारे में विचार करेगी। तो ये चीजें यहां पे करनी है। तो इस चीज में आपको बहुत ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करना है। तो जितने भी आपके यार दोस्त हैं, जो भी आपके साथी आपके भाई बहन हैं जो एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप उन तक इस वीडियोस को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपकी बातें उन तक पहुंच पाए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करें, और यहां पे ये आंदोलन हमारा सफल यहां पे हो सके। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।